नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आ गए हैं। चाहे आपकी वो 2702 वाली भर्ती हो जो अब आई है, या आपकी 5512 वाली भर्ती हो, दोनों के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी। शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन हिंदी का है, जो कि इस प्रकार है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताइए। देखिए, यदि हम बात करें तो सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत से आई पाली, पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौर सैनी, और शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, और फिर खड़ी बोली। तो यही क्रम आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है कि प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदी दिवस की हम बात करें तो जो भारतीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 सितंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो इस पंक्ति में अलंकार बताना हमें, कौन सा अलंकार है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, जब एक शब्द एक से अधिक बार आ जा और अलग अलग अर्थ प्रकट करे, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर एक सारंग ये है, एक सारंग ये है, और एक सारंग ये, 4 बार सारंग शब्द का प्रयोग दिया है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सी राइट आंसर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें कहा है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। यानी जो हवा है वो खिली हुई आई, फिरकी सी यानी एकदम चली गई। अब इसमें पूछा हमसे अलंकार कौन सा है इस पंक्ति में। तो भैया, यहाँ पर जहाँ पर उपमेय की, उपमेय में उपमान की प्रधानता पाई जाती है, यानी खिली हुई हवा आई, हवा कैसे आ रही है, खिली हुई और फिरकी सी जा रही है, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कहा है कि अठकोना शब्द में कौन सा समास है। देखिए, अठकोना की यदि हम बात करें तो अठ यहाँ से क्या निकल लिया, एक संख्यावाची शब्द निकल लिया 8। तो जहाँ पर संख्यावाची पद होता है वहां पर होता है आपका द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें कहा है 6 में कि ये कह दिया मिलान कीजिए, मतलब मिलान करना हमें सूची ए का, यानी सारणी बनकर सारणी 2 से हमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। थोड़ा मैं इसे और ले लेता हूँ, ये लीजिए, ए इस तरह से। ठीक, लीजिए अब पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मिलान करो पहले। देखो, अल्प विराम की यदि हम बात करें तो ये जो कोमा लगा हुआ होता है ना, इसी को हम अल्प विराम बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको अल्प विराम बोलते हैं। यानी जो पहला है, पहले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये वाला पहले का तीसरा हो जाएगा। और कोष्टक की यदि हम बात करें तो कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट्स है, ये हो जाएगा 4। देख लो, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है, और वहीं यदि हम बात करें तो संक्षेप सूचक की, संक्षेप सूचक जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा ये, और योजक चिन्ह आपको ये बताइए माइनस की तरह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा है, इसमें कह रखा मतेक्य शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर दो मात्रा है, मतलब एक से बढ़ गई, दो हो गई, मतलब वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, मत प्लस एक के क्या हो जाएगा, मतेक्य। इसकी ट्रिक है, देखो, दीर्घ संधि की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर समझ लो,
ये कह दिया दीर्घ। तो दीर्घ संधि में ये होता है कि या तो बड़ा आ की मात्रा आती है, या बड़े ऊ की मात्रा आती है, या बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ये दीर्घ हो जाता है। और वहीं हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि में भैया यही मात्रा लो, ए की 2 मात्रा हो जाती है और औ की भी 2 मात्रा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। देखिए, अपने विद्यार्थी मतलब हमारा विद्यालय है, वहाँ पर कोई मनोरंजक घटना घटित हो गई है ना, तो उसके बारे में हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो वो किस श्रेणी में आएगा, तो व्यक्ति को लिख रहे हैं ना किसी, तो ये व्यक्तिक पत्र आएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें कहा सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक बताओ। देखो, अगर आप किसी की सेवा करोगे, उसका सत्कार करोगे, तो आपका सम्मान बढ़ेगा दूसरे की निगाह में। तो यहाँ पर सेवा सत्कार से आदर, आदर किससे बढ़ लिया है, सेवा सत्कार से, तो ये से जो है ना कारण है, तो कारण मतलब करण कारक यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा है कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अब दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो थी से तो पता चल गया आपका भूतकाल है, लेकिन भूतकाल में कार्य जारी है। जब भूतकाल में कार्य जारी होता है तो वहां पर होता है अपूर्ण भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, यानी वो आएगा, जब वह आ जाएगा तभी तो मैं जाऊंगा, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड है, निर्भर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है ना, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में क्या कहा है कि जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, मतलब ये कह रहा है जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, सही बात है। अब ये जो है जब पानी बरसता है, तो इस वाले वाक्य में बताना है कि वाक्य कौन सा है। ठीक है ना, तो देखिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 में कहा है कि निम्नलिखित अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म ना दिया हो, केवल कर्ता ही प्रधान हो। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो श्याम हंसता है, यहाँ पर किसी कर्म की बात नहीं है। देखो, रामू खाना खाता है तो खाना कर्म हो गया, चालक गाड़ी चलाता है तो गाड़ी कर्म हो गया, माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है। तो यहाँ इन तीनों वाक्यों में कर्म दे रखा है, इसमें कर्म नहीं है, केवल कर्ता प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें कहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र की यदि हम बात करें तो वो था उद्दंड मार्तंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमलानंद जो थे इसके वो थे संपादक, है ना, पंडित जुगल किशोर। चलो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। देखो भाई, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पर बारी, तोय और सलील ये सब जल के पर्यायवाची हैं, बात जल का पर्यायवाची नहीं है, अलग पूछा था, यही आपका अलग है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 में कहा है कि निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म को छांटो, अलग करना है कौन सा है, ये हमें बताना है। तो भैया
घात का प्रतिघात ठीक है। प्रसारण का संकोचन ये भी ठीक है। प्रसारण करना करना होता है फैलाना, संकोचन का मतलब होता है कम करना या छोटा करना। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शाश्वत और सदैव, दोनों के अर्थ एक ही है। यानी शाश्वत का मतलब होता है सदैव यानी हमेशा रहने वाला। ये पर्यायवाची दिए हैं, विलोम नहीं दिए हैं। यही अलग है, बाकी सब में विलोम है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहा है हमसे कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, मतलब गलत है, ये हमें बताना। देखो, गंगा किसका पर्यायवाची है? जानवी का। पानी का पानी, यही गलत है। ठीक है, बाकी मयूर केकी, मोर का पर्यायवाची। गिरह यानी घर को सदन बोल देते हैं, ये सब ठीक है। ये गलत है और गलत वाला ही हमसे पूछा था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में कहा है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो कर्म के अनुसार जब क्रिया में परिवर्तन होता है तो वो कर्मवाच्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें कहा है कि गणना गणना शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। जो पहला गणना होता है इसका अर्थ होता है गिनती करना, और दूसरे गणने का अर्थ होता है चुभाना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसमें कहा है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, प्रत्याशा शब्द के उपसर्ग की यदि हम बात करें तो प्रति प्लस आशा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। आप रेखांकित है ये। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आपकी सब राह देख रहे हैं मतलब इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें ये जो रेखांकित शब्द है आप, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें कहा मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर मतलब जो बीच में आता है, ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं, ई को कहते हैं या ए को कहते हैं? तो भैया मध्य स्वर कहते हैं ए को, जो छोटा ए होता है ना, ऐसे अनार, इसको मध्य स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो स जो है आपका दंत्य व्यंजन है। जब पहले ही वाला हमें ठीक मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो आंसर होता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें कहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण की यदि हम बात करें तो ये आपका वह हो जाएगा, पेट चिरा वह। ये सघोष वर्ण है, बाकी सघोष नहीं है, ये अघोष है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द एक शब्द होगा। मतलब जो व्यक्ति लौट कर आया है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे भैया प्रत्यागत। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपठित गद्यांश यानी प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 30 तक इस वाले गद्यांश को पढ़ो और पढ़ने के बाद नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो। चलिए, पढ़ते हैं भाई। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल्य कारण प्रेम का न होना है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रागण और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज का राष्ट्रीय प्रगति पर करते हैं, राष्ट्रीय समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं, और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकाला जा सकता है। क्रोध या झगड़े और रह गए, बड़ा लंबा आवे। हाँ, क्रोध या झगड़े से नहीं, समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों से एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र
भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध दृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संभव है और वह है प्रेम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न संख्या 26। इस अवतरण का उचित शीर्षक क्या है? तो देखो, इस अवतरण में जो बात हुई है ना, वो आपकी किस विषय पर अधिक बल दिया गया है? प्रेम पर। तो ये शीर्षक हो गया इसका प्रेम। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें कहा है कि प्रेम के कितने रूप होते हैं? ठीक है, तो प्रेम के रूप कितने होते हैं भैया? आपका मातृ प्रेम भी होता है, पारिवारिक प्रेम भी होता है और ईश्वर प्रेम भी होता है। ABC तीनों ही बातें आपकी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में कहा है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो भैया इसका मूल कारण आपका प्रेम का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहा है कि दो समुदाय और दो राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो भैया प्रेम की भावना ही जोड़ सकती है। ये हमारा जो है गद्यांश में हमने सारा पढ़ लिया है, तो उसी के आधार पर हम आंसर लगा रहे हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इसमें कहा है कि आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? अरे भैया, आतंकवाद को मिटाने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के। अगले 15 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है, देखो, अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, वह अकबर से कैसे संबंध रखती है? क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। देखो भैया बात सुनो, वो कह रहा है वह मेरे इकलौते साले के पिता, मतलब इकलौता साला हो गया, उसका पिता उसका ससुर हो गया, ससुर के भाई की इकलौती भतीजी। अब उसके भाई की भतीजी मतलब उसके चचा की लड़की, मतलब खुद उसका ससुर, तो वो उसकी कौन होगी? पत्नी हो गई। जरा एक बार दोबारा पढ़ कर देखो सवाल, आपका आंसर बिल्कुल डी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कहा? ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो, यहाँ से प्रश्न होगा आपका। कैसे करेंगे ध्यान दो। चलो देखो, कह कुछ इमारतें झोपड़ी हैं और सभी कॉलेज गांव हैं। देखो भाई, ये हो गया तुम्हारा कॉलेज, ये क्या हो गया तुम्हारा? कॉलेज। ठीक है, और ये कह रहा है सभी कॉलेज गांव हैं। लो, सभी कॉलेज क्या बना दिए हमने? गांव बना दिए। अब इसे पढ़ो, कुछ इमारतें झोपड़ी हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे पढ़ो, कुछ गांव इमारतें हैं। ये हो गए तुम्हारे कुछ गांव क्या हो गए? इमारत हो गए। ठीक है, आगे कह रहा है हमसे कि कुछ इमारतें झोपड़ी हैं, तो मतलब कुछ इमारतें ये हो गई तुम्हारी झोपड़ी। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लो कौन सा निकलेगा। यहाँ अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सभी गांव इमारतें हैं। अरे भाई, गांव ये है, इमारतें ये हैं, सभी नहीं निकलेगा, तो ये वाला गलत है। कुछ झोपड़ी, कुछ गांव झोपड़ी हैं, अरे गांव ये है और झोपड़ी ये है, संबंध बनी रह गया, तो ये भी गलत है। कुछ झोपड़ी कॉलेज हैं, अब कॉलेज ये है और झोपड़ी ये है, तो ये भी नहीं निकलेगा। कुछ इमारतें गांव हैं, हाँ गांव ये है और इमारतें हैं, तो देखो ये बीच वाला बन गया ये, तो ये आपका ठीक हो जाएगा चौथा वाला। अब देख लो कौन से में रखा, ऑप्शन नंबर सी में रखा है, केवल चौथा अनुसरण करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में क्या कहा है? इसमें हमसे कहा है 33 में कि दिए गए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा में अनुदित हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर, यह है आपका, इससे ये कट जाएगा और चलो क्वेश्चन पूरा ले लेता हूँ मैं पहले। ये आ गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यदि हम बात करें
इससे तो कट गया आपका ये, ठीक है, और इससे कट जाएगा ये, ठीक है। मेंस से मेंस यहाँ भी कट रहा है, इससे यहाँ ये भी कट रहा है। और यदि हम बात करें कैट से, कैट कट गया, ठीक है। और लोयन से, इस लोयन से ये वाला लोइंग कट जाएगा। अब हमसे पूछा किस शब्द का अर्थ रेनिंग है। अब देखिए इधर तो बचा रेनिंग, ठीक है, और एक शब्द और बच गया होगा कहीं पर। रेनिंग का अर्थ जो है यहाँ पर आपका एक तो कैट बच रहा है और एक आपका बिग बच रहा है। कोई ना कोई मिस्टेक है इस सवाल में, ठीक है। इसका अर्थ ये आना चाहिए था पीठ, ठीक है। कोई मिस्टेक है इस सवाल में। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, क्रिया दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखिए 2 से 3, 3 से बचा 7, 7 से 16, 16 से 32, 32 से क्या बनेगा। देखो अगर मैं 1 का वर्ग जोड़ दूं 2 में तो 3 हो जाएगा। फिर मैं 2 का वर्ग जोड़ दूं 3 में तो 3 और 2 का वर्ग 4, 7 हो गया। फिर 7 में मैं 3 का वर्ग जोड़ दूं कितना होता है, 9 होता है। 7 में 9 जोड़ दूंगा 16 हो जाएगा। वैसे ही इसमें 4 का वर्ग जुड़ेगा, इसमें 5 का वर्ग जुड़ेगा। तो 32 में 5 का वर्ग जोड़ दो, 5 का वर्ग होता है कितना, 5 का वर्ग होता है 25, यानी 32 में मैं 25 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 57, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या कह रखा 35। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो देखिए इसमें जब आप इसकी सबकी गिनती करोगे ना तो इसमें 18 चतुर्भुज आएंगे निकल गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रखा है, 36 में देखो कथन और निष्कर्ष वाला है, यहाँ पर आ जाइए कथन पर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है हमसे कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। चलो ठीक बात है। फिर कह रहा है फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है, ठीक है। निष्कर्ष एक में क्या कह रखा है ये, इसमें कह रहा है इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो हमारे जीवन का अंग बन गया है। तो पहला वाला तो आपका ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है, ये कह रहा है यहाँ पर इंटरनेट वरदान है अभिशाप, इस पर बहस निरंतर है मतलब जारी है, अनावश्यक क्यों होती, तो दूसरा वाला गलत है। इसका मतलब आपका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, में क्या रखा है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। देखो भाई कैसे व्यवस्थित करेंगे इसे क्रम में। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो ज़्यादा भारी नहीं है, घबराओ मत, बहुत हल्का है। क्या ये कह रहे हैं, रन आउट, डिलीवरी और डिसीजन और शॉर्ट और थर्ड एम्पायर। देखो भाई क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है मतलब जो है डिलीवरी होगी। डिलीवरी के बाद आदमी क्या करेगा, मतलब गेंदबाज गेंद फेंकेगा, फिर वो शॉट लगाएगा, शॉट लगाने के बाद वो रन आउट हो सकता है, और रन आउट के बाद फैसला आएगा थर्ड एम्पायर पे और फिर वो देगा अपना डिसीजन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या कह रखा है, आगे ये कहा है हमसे कि प्रश्नवाचक संख्या चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो कैसे यहाँ पर 14 आया, ठीक है। इस चीज का पता करते हैं हम कैसा आया 14। तो देखो भाई हम बताते हैं, एक है, एक का वर्ग कितना हो जाएगा एक, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 2 का वर्ग 4। सबके वर्ग करके जोड़ दो, देखो 9 और 1 10 और 4 14 आ गया, ठीक है। वही हम बात करें 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो 10, 9 और 1 10 और 16 26, वहीं यहाँ पर कर दो, ठीक है। देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया 5 और 5 10 का 0 हासिल लगाया।
एक, दो और एक, तीन, यानी 30 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो इसमें क्या कहा भाई 39 में देखो, बहुत हल्का सवाल है। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोहन आगे से 6वें स्थान पर है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो भैया वो 7वें पे है, वो 6ठे पे है, 7 6 13 और दोनों के बीच में खड़ा 10वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में खड़े हैं, बी एफ तथा सी। अच्छा देखो ये क्रम से बैठाने हैं, ठीक है। तो चलिए भाई बैठाते हैं इन्हें। देखो एक वृत्त है, पहले मैंने यहाँ पर बना लिया एक वृत्त, और इसमें बैठे हैं भैया 6 आदमी। देखो ये हो गए तुम्हारे 2 और 2 4, और ये हो गए तुम्हारे 6, ठीक है। अब देखो कैसे बैठाएंगे हम। ये कह रखा वी एफ और सी के बीच में खड़ा है। चलो एफ और सी के बीच में खड़ा है बी। अगर मैं यहाँ पर सी बैठा दूं और यहाँ पर एफ बैठा दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। आगे क्या कह दिया, ए ई तथा डी के बीच में खड़ा है, ए ई तथा डी के बीच में खड़ा है। चलो इसे देखते हैं पहले। एफ डी के बाईं ओर है, एफ जो है डी के बाईं ओर है, तो मतलब यहाँ पर बैठा दो डी। अब आ जाओ, ए ई तथा डी के बीच में है, यानी यहाँ पर ई बैठा दो और यहाँ पर ए बैठा दो, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है ए तथा एफ के बीच में कौन खड़ा है, ए और एफ, यानी ए और एफ के बीच में कौन है, डी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, इसमें कहा है सटीक घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है, ठीक है। जब घड़ी शाम को 7 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। भाई सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक घड़ी की सुई जो है 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। सादृश्य वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें हमसे कह रखा है बगीचे में क्या होते हैं, पौधे, और पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। चलो भाई बताते हैं, लो ये, ठीक है। तो देखो भैया 43 की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर पहले त्रिभुज का मुंह ऊपर को है, फिर इधर को घुमा दिया, फिर इधर घुमा दिया, तो यानी पहले ऊपर को, फिर इधर को, फिर इधर को, और आपका घूमेगा इधर को, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में कह रखा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए, यानी शीशे की हम बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, शीशे में दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं हम। तो देखो ये वाली आकृति इधर पहुंच जाएगी और इधर वाली इधर पहुंच जाएगी, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा हमें साफ। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्या कहा है 45 में, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहे हैं निम्नलिखित वृत्त में वर्ग दंत चिकित्सक को, यानी ये वाला लिख दिया मैंने दंत चिकित्सक, और त्रिभुज कलेक्ट्रेट को दर्शाता, मतलब ये त्रिभुज है, ये कलेक्ट्रेट को दर्शा रहा है। वृत्त भारतीयों को दर्शाता, मतलब ये जो वृत्त है ना, ये गोल गोल सर्कल, ये भारतीयों को दर्शा रहा है। और आयत महिलाओं को दर्शाता है, ये वाला आयत महिलाओं को दर्शा रहा है। अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो या तो कलेक्ट्रेट हैं या महिलाएं हैं, ठीक है। तो देखिए भाई अगर हम बात करें तो आपका या तो भारतीय है, या तो कलेक्टेड है, या महिलाएं हैं। तो कलेक्टर महिला ये है, कलेक्टेड ये है, तो इसमें महिला और कलेक्ट्रेट में आपका ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और एक सी भी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तुम्हारा जीके का पोर्शन चालू हो गया। 30 नंबर की हिंदी खत्म हो गई, 15 नंबर की रीजनिंग खत्म हो गई, अब जीके का पोर्शन चालू हो गया है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? मतलब जो विशाख दत्त है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। अब ये कौन सी भाषा में लिखी है, हमसे यही पूछा क्वेश्चन नंबर 46 में। तो भैया ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो मैगस्थनीज की यदि हम बात करें तो ये ग्रीस का था, यानी यूनान का, है ना। आगे बात करना है देवनाम प्रिय नाम से किसे जाना गया था? तो जो देवनाम प्रिय नाम था वो था अशोक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो लघु हिमालय के अंदर सबसे लंबी पर्वतमाला की बात कर रहा हमसे, तो ये भैया पीर पंजाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें कहा है सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है? तो सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश की सतलज घाटी में है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इसमें क्या कहा है? इसमें क्या रखा है? लो जी, पूरा क्वेश्चन आ गया। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो 51 का जो राइट आंसर होगा पहले देख लेते हैं। यानी जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो जोजिला और बुर्जिल दर्रे की बात कर रहा है जम्मू कश्मीर में, एक तो लद्दाख में पहुंच गया है इनमें। ठीक है, और बड़ा लाचा दर्रा और सिपला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। और थांगला नीति दर्रा लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख नीति ये तो उत्तराखंड में है। तो नाथुला और जलेपला सिक्किम में, बस ये ठीक है डी वाला, बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। और जौन सा सही नहीं है वो ही हमसे पूछा है, तो आपका ऊपर वाले पहला दूसरा तीसरा ये ठीक नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो इसमें कहा है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इस इम्पीरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इसे नाम दे दिया गया था भैया भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो 53 में कहा है ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है? तो भैया ये हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 में हमसे क्या कहा है? 54 में क्या रखा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? यानी आरबीआई है वो अपने कोष के नगद अनुपात को घटा दे तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा? तो भैया वो जो है उसका जो है कर यानी सृजन जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो इसमें कहा है 55 में कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं? तो देखिए लोकसभा में एससी और एसटी की सीटों की बात कर रहा है, तो ये 131 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 56 में कहा है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ठीक है, तो जो भारत देश की लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा की प्रथम बैठक कह दो या कब पहली बार आयोजित की गई थी, ये ही हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 56 में। तो ये 13 मई 1952 को हमारी लोकसभा पहली बार अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 57 में कहा लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वीटो वोट डालने का अधिकार होता है। टाई का मतलब ये होता है जब दोनों तरफ वोट बराबर हो जाते हैं
तो अब एक वोट जिधर को ज़्यादा पड़ जाएगा उधर का ही पक्ष जीत जाएगा, तो टाई बोलते हैं उसे, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट में दोनों टीमों ने बराबर रन बना लिए तो ओवर होगा नहीं, सुपर ओवर, तो उसी को बोलते हैं टाई मैच, है ना। तो यहाँ पर भी उसी तरह के टाई की बात कर रहा है। तो भैया ऐसी स्थिति में कौन डालेगा, स्पीकर, मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है काला। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, किसी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, किस रंग की। तो भैया ये जो आपका बैंगनी रंग है ना, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो इसमें क्या है, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। तो भैया रेडियो धर्मिता जो है गीगर मूलर काउंटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो 61 में हमसे पूछा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो भैया निर्वात से नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बात कर रहे हैं कि जून 2023 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में जारी की गई, इस सूची में सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर है, तो वो कौन सा था ये हमें बताना है। तो वो है आपका फ्रंटियर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको ये बताना है कि ये जो सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है ये किस देश का कंप्यूटर है, ये आपको बताना है। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि 2023 में कौन सा देश अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां देश बना। तो 2023 में नाटो का जो 31वां देश बना था वो बना था फिनलैंड, ठीक है। आगे देखो, ये मत देखो कि 24 का करंट आएगा 25 का आएगा, करंट में कहीं से भी पूछ सकता है, ये करंट भी है, और जब करंट पुराना हो जाता है तो वो ओल्ड जी के बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि 2023 में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान है। तो ऑपरेशन वरुणा, देखो यही पूछ लेगा कि ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है, म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किस पुस्तक को प्रदान किया गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये दिया गया था टाइम शेल्टर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो इसमें कहा है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। तो जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था जो भारत में बना था उसे नाम दिया गया था परम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, तो 67 में क्या कहा है कि पद पीसी और एक्सटी का आशय क्या है, ठीक है। तो भैया पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह होता है, और एक्सटी का है एक्सटेंड टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दो, प्लीज एक बार लाइक कर दो ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। इसमें कहा है कि यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। जो आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसकी कार्यक्षमता को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये भैया सीपीयू को करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 69 में कहा है OMR का तात्पर्य क्या है। तो भैया OMR को ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, और ये ही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो बैंक होता है भैया, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में कहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदलना है, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्राथमिक यानी पहला उद्देश्य डेटा को किस चीज़ में बदलना होता है, ये हमसे पूछा तो सूचना में बदलना होता है। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे।
आगे बात कर रहा है हमसे कि लाइनेक्स एक प्रचलन तंत्र है, यानी जो लाइनेक्स है वो किस चीज़ का प्रचलन तंत्र है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये ओपन सोर्स का है। लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स का प्रचलन तंत्र है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में पूछा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, तो भैया कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है, पेंट ब्रश है, क्योंकि ब्रश जो होता है पेंट को करने का काम आता है, जबकि सी बेसिक और जावा ये कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर डी पेंट ब्रश। देखो ये तो ऐसे पता चल गया ये भाषा नहीं है। आगे बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है इंटरनेट, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म पूछिए हमसे किसकी, POST, पोस्ट की फुल फॉर्म बताओ। तो भैया पोस्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी P से पावर, O से ऑन, S से सेल्फ टेस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 में कहा है कि कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की और वर्तमान कंडीशन को यदि हम देखकर बात करें ना, तो भैया ये जो है डायल अप जो होता है ना, ये सबसे धीमा उदाहरण है किसका, सबसे धीमा है आपका प्रकार इंटरनेट सेवा का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। इसमें कहा है कि राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। जो राउटर प्रयुक्त की जाती है ना, तो वो नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में क्या कहा है कि MS वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए इनमें से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट है। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कट करने के लिए। ठीक है ना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार जैसे समान स्वरूपण को लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो रंग, फॉन्ट और शैली के आकार को समान रूपण में लागू करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मेट पेंटर का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 जो कि कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद अगले 20 क्वेश्चन चलेंगे आपके यूपीजीके के, यानी एसक्यूएल का पूरा नाम बताओ। मतलब ये जो एसक्यूएल दिया है इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भैया, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो कि यूपी जीके का क्वेश्चन है। यूपी जीके के 20 सवाल आएंगे आपको, और यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लेना। क्या कह रखा है कि यूपी यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लो जी देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कांग्रेस का अधिवेशन का वर्ष है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन स्थान है। लो देखो, अगर हम बात करें कांग्रेस के अधिवेशन की, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, तो देखो भाई इसको करते हैं, जो हाँ क्वेश्चन नंबर 81, 1992 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, और 1905 की यदि हम बात करें तो 1905 का अधिवेशन हुआ था आपका वाराणसी में। देख लो, पहले का दूसरा और ए का दूसरा और बी का चौथा, ए का दूसरा बी का चौथा ऑप्शन नंबर सी में रखे हैं। ठीक है,
और तीसरे का हो जाएगा पहला 1936 का लखनऊ में और 1946 का मेरठ में। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि प्रथम यानी दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका वाराणसी में है भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार जुड़े हो तो। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे और आपका भी कर्तव्य ये बनता है कि डेली प्रैक्टिस सेट निकालो। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा था? यानी 2011 की जो गणना हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 83 में। तो वो है भैया जिला गाजियाबाद, जो कि दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कहा सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। ये जो सुरहा ताल पक्षी विहार है ना, ये आपका बलिया जिले में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 84 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो 85 में क्या कहा है, 85 में क्या रखा, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है। मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो धान के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे है इस क्वेश्चन के अनुसार। पहले पे पश्चिम बंगाल, और वर्तमान में ये आंकड़ा चेंज है। नहीं नहीं, ये यहाँ पश्चिम बंगाल है वर्तमान में। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो धान ठीक है। हाँ, गन्ने में पहले स्थान पे है, यूपी में पहले स्थान पे है, गेहूं में भी पहले स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पर आपका धान में ही है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो बना है वो किस स्थान पर बना है, किस बांध के पास बना है? क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहा है। तो रिहंद नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है रिहंद बांध। क्वेश्चन नंबर 87। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो देखो भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग फैजाबाद से गुजरता है, आजमगढ़ से गुजरता है, मऊ से गुजरता है, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता। और किससे नहीं गुजरता वो ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी आगरा में। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कह दिया है देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलवा दिया। चलो देखते हैं कौन कौन सी सूची है। चलो भाई मिलाओ इसको। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर उस्ताद लियाकत खां, तो इनका संबंध है सितार से। ठीक है, और वहीं हम बात करें यानी रुको 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 रुको, हाँ सही है सही है, सितार सही है। और मास्टर फिदा हुसैन नारसी, इनका संबंध है नंबर 3 से, ये हिंदी रंगमंच से संबंधित है। और हिंदी रंगमंच से नहीं, हाँ ठीक है। सितारा देवी की हम बात करें तो सितारा देवी, एक सेकेंड, सितारा देवी हैं तुम्हारी, सितारा देवी हैं हिंदी रंगमंच से। ठीक है, यानी ए का चौथा और सी का ए का चौथ इसका, एक सेकंड पिलर कर रहा है, हाँ ए का चौथा, देखो ए का चौथा इसमें ही है, ये ठीक हो जाएगा, डी वाला सही है। ठीक है, ए का चौथा और बी का तीसरा, हाँ बी का तीसरा, ये ठीक है। हाँ,
और सितारा देवी है कथक से संबंधित ये वाली, और ये हो जाएंगे सरोज से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी देखो मिलान करना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेले या त्योहार और आयोजन स्थल। देखो भैया, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में पशु मेला कहाँ पर लगता है ये हमें बताना। तो उत्तर प्रदेश में पशु मेला लगता है आपका बटेश्वर में, जो कि आगरा के समीप है। और ध्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में। वहीं हम बात करें गोविंद साहिब मेला, ये गोविंद साहिब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहिब मेला लगता है आपका इलाहाबाद में, नहीं अम्बेडकर नगर में लगता है, अम्बेडकर नगर में, ठीक है। और माघ मेला लगता है इलाहाबाद में। यानी ए का चौथा और बी का तीसरा। ए का चौथा नहीं, ए का तो हाँ ए का तीसरा है ना बटेश्वर, तो ए का तीसरा ये रखा है इसमें, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रिया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो भैया उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो जाना जाता है वो राजऋषि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, ये जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी ये हमसे पूछा गया है। तो गोरखपुर से होती थी, ठीक है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। इसमें कहा है कि मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये हम उत्तर प्रदेश का ही जीके पढ़ रहे हैं। आगे बात कर रखा है इसमें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, यानी बलचर, बलचर बोलते हैं गिद्ध को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज, ठीक है, गिद्ध के लिए संरक्षित केंद्र। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खिलाड़ी को गोवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगबीर सिंह को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी उन रस्मों को, उन कस्मों को, उन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 23-24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो भैया उत्तर प्रदेश राज्य की जो जीडीपी है 2023 और 24 के लिए जो मान्य की गई थी वो की गई थी 19%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हमसे देखो अगले क्वेश्चन में सूची का मिलान करवा दिया है। लो भाई करो, कौन सी चीज कहाँ पर है ये बताना हमें, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है ये आपका 97, ठीक है। अब 97 की यदि हम बात करें तो पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, 1 मिनट अभी आएगा। चलो देखते हैं, पहले मिलाते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये है आपका मेरठ में, ठीक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये है आपका पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय, ये है आपका मथुरा में। और वहीं हम बात करें कि क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, तो ये है आपका गाजीपुर में। और शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान, ये है आपका इलाहाबाद में। यानी ए का दूसरा और बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला, ये रखा ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ये भी मैचिंग वाला है, सूची का मिलान करवा दिया। लो भाई करो मिलान, देखो क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये है भैया आपका वाराणसी में। यानी ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। चलो ये कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान, ये है भैया आपका लखनऊ में, ठीक है।
लखनऊ में। तो मिल गया, ए का चौथा, बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या कहा है 99 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण किया। तो मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया था उत्तर प्रदेश ने, तो ये किया था भैया अप्रैल 1983 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी हो वो मैं देता हूँ होमवर्क। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम डेली प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, चाहे महीना 1 लगे या 2 लगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जो भी जानकारी होगी सब इसी के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।